सभी लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए व्लॉग में। तो आज हम आपको श्री मुक्तिनाथ धाम की धार्मिक यात्रा पे ले जाने वाले हैं और यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी माथा टेकने आ चुके हैं सन 2018 में। तो इस मंदिर में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्मों के लोग समान रूप से आस्था रखते हैं। और मंदिर दर्शन के साथ साथ जो हमारा जो आज का रूट होने वाला है वो काफ़ी रोमांचकारी रूट है। इसमें ऊबड़ खाबड़ और पेड़ पहाड़ और बहुत सारे हमको नज़ारे देखने के मिलेंगे जो बहुत औसम हैं, बिल्कुल हिमालय से लगते हुए। तो आज का ये सफ़र हमें रोमांचकता के साथ साथ धार्मिकता के भी दर्शन कराएगा। तो बने रहिए आज के हमारे इस मुक्तिनाथ धाम के इस ब्लॉग में, प्यारे से ब्लॉग में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हमारे इस नए ब्लॉग की तरफ। सुबह का बज चुका है 8 और हम निकले हैं अभी पोखरा से श्री मुक्तिनाथ धाम के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी में, क्योंकि यहाँ का रूट जो है काफ़ी ऑफ रोडिंग है और स्कॉर्पियो गाड़ी के सस्पेंशन अच्छी होने की वजह से यहाँ पर इसी गाड़ी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रूट बहुत ऑफ ट्रैकिंग है, ऑफ रोडिंग है, पेड़ पत्थर बहुत हैं। तो देखिए आगे वो क्या क्या है। और जो दूरी है पोखरा से श्री मुक्तिनाथ टेम्पल तक की वो लगभग 180 किलोमीटर है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑफ रोडिंग है, कहीं कहीं पर रोड बन रही है। तो आने वाले टाइम पे जिस तरीके से यहाँ पर निर्माण हो रहा है रोड का, तो आने वाले बहुत जल्द ही पूरी रोड वहाँ पर तक का सही बन जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी बीच में कहीं पर सही है, कहीं पर पूरा हाईवे है, कहीं पर रोड चौड़ी नहीं है, कहीं पर सिंगल रोड है। लेकिन जो भी है यात्रा में तो बहुत मज़ा आने वाला है और मज़ा आया हमें इस यात्रा में, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। ऑफ रोडिंग के साथ साथ हाईवे के साथ साथ पेड़ पहाड़ नदी और आगे पीछे भी हमारी गाड़ियाँ देखिए, सामने भी हमारी गाड़ी चल रही है, पीछे भी हमारी गाड़ी चल रही है। तो 3 स्कॉर्पियो गाड़ी है हमारी और बिल्कुल दे दनादन भाग रही हैं अभी तो मक्खन जैसी रोडों में। देखो आगे क्या होता है, आगे के हालात बताएंगे हमें कैसे दे दनादन होती है। और मैं बैठा हूँ स्कॉर्पियो के सबसे पीछे डोठे में, क्योंकि इस डोठे से वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा व्यू मिल जा रहा है। तो टाइम से दर्शन करने के लिए हमें यहाँ से पोखरा से सुबह निकलना, अर्ली मॉर्निंग निकलना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट हम कहीं रास्ते में ही कर लेंगे, तो ब्रेकफास्ट हमने रास्ते में ही कर लिया था। तो आप यहाँ पर किसी भी मौसम में आएँ तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, क्योंकि ये है बहुत हाईएस्ट लेवल पे। तो यहाँ पर कभी भी ठंडा हो सकता है और कभी भी बर्फ़ गिर सकती है, कभी बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर गर्म कपड़े लाना बहुत ही मस्ट है। तो हमारा ये रूट रहता है, काली गंडकी नदी पड़ती है किनारे किनारे। जो हमारा रूट रहता है उस रूट के अगल बगल से ही काली गंडकी नदी गुजरती रहती है। और नज़ारे तो यहाँ के बेहद अतुलनीय और बिल्कुल दिल को छू जाने वाले नज़ारे हैं। सामने पेड़ पहाड़, सामने देवदार के पेड़, उन पेड़ों के ऊपर पहाड़ और पहाड़ पे बर्फ़ से ढकी हुई सफ़ेद वादियाँ। तो बेसिकली जो मुक्तिनाथ टेम्पल है ये मुस्तांग ज़िले में है। और कहते हैं ना, जब भी आप कहीं पर किसी भी धार्मिक जगह पे जाएं या किसी भी सफ़र में जाएं और अंतिम पड़ाव में जब आप पहुंचते हैं तब तो वहाँ पर आपको सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जो रास्ता जो ये सफ़र रहता है हमारा, उन सफ़र के बीच के जो नज़ारे रहते हैं मज़ा तो उन्हीं का है। ये देखिए सामने देवदार के पेड़ और उसके पीछे बिल्कुल हिमालय बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। वाह क्या नज़ारा है, देखते ही बनता है बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारे ड्राइवर साहब थे वो भी काफ़ी नॉलेजेबल आदमी थे, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई है। चलिए सुनते हैं। 8,170 मीटर, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चोटी है ये। हाँ। तो ये देखिए काफ़ी बेहद सुंदर नज़ारे हैं। सामने हिमालय और हमारे बगल में बह रही है काली गंडकी नदी, जो कि मुक्तिनाथ क्षेत्र से ही निकलती है मुस्तांग ज़िले में। 10 में से 8 सबसे बड़े पहाड़ तो नेपाल में चोटियाँ, हिमालय की चोटियाँ नेचुरली। देखिए कितनी खूबसूरत ये जगह है। तो इस खूबसूरत जगह को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आया कि इतनी खूबसूरत जगह में फिल्मों की शूटिंग तो पक्का हुई होगी। तो कुछ जानकारियाँ मिली, जैसा कि हमारे गाइड साहब द्वारा हमें बताया गया और कुछ चीज़ें मैंने भी इसमें रिसर्च करी। तो बॉलीवुड की जो सबसे पहली फिल्म की शूटिंग नेपाल में हुई, उस मूवी का नाम था हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें जीनत अमान और देवानंद साहब थे और जिसका गाना भी काफ़ी फेमस हुआ था। कांची रे प्रीत मेरी सांची, उठ जा न जा दिल तोड़ के ऐसे ही रैंडमली गा दिया। और इस मूवी की शूटिंग होने के बाद इंडिया से आने वाले टूरिस्ट की भी यहाँ पर बहुत संख्या में बढ़ोतरी हुई थी।
तो उसके बारे में भी हम अभी बताएंगे आपको। लेकिन देखिए अब यहाँ पर से ऑफ रोडिंग शुरू होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले लंच भी कर लिया है और पेट हमारा है बिल्कुल पैक। लेकिन यहाँ पर जितने रास्ते हैं उन रास्तों से पूरा खाना अंदर ऐसे हिल रहा है कि जैसे बिल्कुल गोते खा रहा हो, मतलब कि क्या जैसा हो जा रहा हो, अरड़ गया है पेट तो। और भाई साहब लंबा सफ़र हो, पुराने गाने हो 90s के टाइम के और वादियाँ हो, नज़ारे हो, बड़ा ही सुकून आ जाता है। वाह। और ये देखिए जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ते रह रहा है रोड और उबड़ खाबड़ और छोटी होती जा रही है। और यहाँ पर भारतीय सिनेमा के लेजेंड कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी की भी एक पिक्चर की शूटिंग हुई है, जिस मूवी का नाम था खुदा गवाह, जिसमें कि अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और डैनी जी ने इसमें अपना रोल किया था। और ये उस टाइम की 1992 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी थी। और इसे भारत, अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान में इसके फिल्मों के जो सीन थे वो फिल्माए गए थे। लेकिन अफ़गानिस्तान में शूटिंग के दौरान वहाँ पर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग यहाँ पर नेपाल में ही की गई है। जो जितनी भी वादियाँ थी उसमें सारी नेपाल की वादियाँ हैं। और उस मूवी के दौरान जो पूरा क्रू रुका हुआ था और जो पूरे कलाकार रुके हुए थे, उसी के बगल वाला, जस्ट बगल वाला होटल हमारा भी है, तो वहाँ पर हम भी रुके हैं। और काफ़ी घुमावदार रास्तों के साथ ये यहाँ पर अफ़गानिस्तान वाली फीलिंग आ रही है। ये देखिए बिल्कुल पठार हैं बिल्कुल। तो हम लोग जोमसोम पहुँच चुके थे। जोमसोम में हमने अपने थोड़ा कपड़े चेंज किए, थोड़ा गर्म कपड़े रखे और उसके बाद फिर हम इवनिंग के टाइम पे मुक्तिनाथ दर्शन के लिए चले गए। और जोमसोम तक की कच्ची सड़क है, उसके बाद आगे को आएंगे तो यहाँ पर एक पक्की सड़क बनी हुई है मुक्तिनाथ टेम्पल तक का। तो काफ़ी अच्छी रोड है, काफ़ी अच्छा अनुभव है इसके बाद। और क्या नज़ारे हैं खूबसूरत से पथरीले पहाड़ों के साथ। तो फाइनली इतने मनोरम दृश्यों के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पर हम अपनी देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क होती हैं। और यहाँ पर से जो लोग बुजुर्ग हैं वो इस तरीके से डोली में या फिर घोड़ों में जाते हैं। और जो पैदल चल सकते हैं तो वो अपना पैदल ही चल सकते हैं। वैसे ज़्यादा दूरी है नहीं, केवल 2 किलोमीटर, यहाँ पर से 2 किलोमीटर की दूरी है मंदिर के प्रांगण तक। तो आप पैदल भी जा सकते हैं खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग नहीं चल सकते हैं, तो उनके लिए सेवाएं हैं। और आपका यहाँ पर से हॉर्स राइडिंग भी होती है। हॉर्स राइडिंग बोले तो जो नहीं चल सकते हैं उन बुजुर्गों के लिए, जो जिनको डोली में डर लगता है, तो घोड़ों की सेवाएं भी हैं। तो एक चक्कर का यानी कि केवल जाना ही जाना 400 इंडियन रुपीज़ में आजकल यहाँ पर का प्राइस है। तो अगर आना जाना करते हैं तो आप ये मान के चलिए 800 रुपये आपको आना जाने में लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये सनसेट होने वाला है और वेदर इतना क्लियर है, तो नज़ारे क्या औसम नज़ारे हैं। देखिए सामने हमारी पार्किंग दिख रही है और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अब मंदिर की तरफ को। रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर लोगों ने दुकानें भी लगा रखी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे घर हैं, तो ये भी दिखाते हुए चलेंगे हम आपको। और ये देखिए हाथ से बनाई हुई मशीन है और इस मशीन में गर्म कपड़े, यानी गर्म कपड़े, मफलर, टोपी हाथ से बनाए हुए हैं। ये सारे काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे परिधान बनाए हैं इन्होंने। ये देखिए मशीन से बनने के बाद इस तरीके से बिल्कुल मफलर निकल के आता है, जो बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है। 1100 रुपये इन्होंने यहाँ पर रेट बोला था। यहाँ पर बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन है बहुत गर्म है वास्तव। और देखिए किस तरीके से पुराने पुराने घर हैं यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे हैं गेट पे मुक्तिनाथ टेम्पल के। यहाँ पर से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। तो लगभग हमने ये काउंटिंग करी है, सीढ़ियाँ लगभग 309 सीढ़ियाँ हैं। और सीढ़ियाँ भी इतनी कोई स्ट्रेट सीढ़ियाँ नहीं है, बहुत अच्छी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि लोगों को इसमें चलने पे थकान का अनुभव भी ना हो। ऐसे 2-3 सीढ़ियाँ स्टेप बनाए गए हैं, फिर थोड़ा सा प्लेन बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम जिन्होंने भी सीढ़ियाँ बनाने का ये प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छे तरीके से बुजुर्गों का भी ध्यान रखते हुए बनाया गया है। और घोड़े लेकिन इस रूट से नहीं आते हैं, घोड़े बगल वाले रूट से आते हैं, वो भी हम आपको भी दिखाएंगे। तो सीढ़ियाँ पार करने के बाद हम पहुँच चुके हैं मंदिर के मुख्य गेट पे। और देखिए इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर को आए। और यहाँ पर के नज़ारे बहुत बेहतरीन हैं और ठंडा काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग करने के जो इच्छुक होते हैं, तो यहाँ पर जो इनका मुख्य गेट है, मुख्य गेट के बाहर से यहाँ पर इन्होंने मैप भी दिया हुआ है कि मंदिर पे आप कैसे पहुँच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप और एक्सप्लोर करने वाली हैं। तो यहाँ पर पूरा मैप दिया गया है। हम भी इसी मैप को देखते हुए अंदर की तरफ को गए। तो चलिए चलते हैं मुख्य गेट से अंदर की तरफ मंदिर प्रांगण की ओर। ये देखिए
काफ़ी सहूलियत का बुज़ुर्गों का काफ़ी, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यही लगी कि बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी इन्होंने बहुत सोच समझ के एक एक स्टेप बनाए हैं। देखिए अंदर मेन गेट से अंदर को एक एक स्टेप बनाए हैं और फिर थोड़ा प्लेन बनाया गया है जिससे कि उन्हें थकान का अनुभव ना हो, आभास ना हो। ये देखिए हमारे विनय सर को शायद थोड़ा कुछ थकान का अनुभव हो रहा है क्योंकि हम हैं भी बहुत हाइट पे। तो सभी लोग यहाँ पर देखिए टोपी में आ चुके हैं और शाम जैसे हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है। तो फाइनली हम लोग मंदिर के प्रांगण पे पहुँच चुके हैं और देखिए यहाँ पर नीचे से जो डोली वाले लाए थे उनको यहाँ पर इनको इस तरीके से छोड़ा जाता है और यहाँ पर से फिर मंदिर की तरफ को सभी लोग पैदल चलते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर दर्शन करने और इसका इतिहास जानने। और अंदर यहाँ भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है, तो बाहर से ही हम लोग आपको यहाँ पर के दर्शन कराएंगे। तो ये है वो कुंड जहाँ पर स्नान करने के पश्चात भक्तगण अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दरअसल ये जो मुक्तिनाथ का जो मंदिर है ये हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और जैसा कि यह पहले भी बताया था मैंने कि ये नेपाल के मस्तांग जिले की थोरांगला पहाड़ियों के बीच मौजूद है और इसे सभी पापों का नाश करने वाला तीर्थ माना जाता है। और बेसिकली इसे वैष्णव संप्रदाय के लोगों का प्रमुख मंदिर माना जाता है। और यह तीर्थ स्थान जो है शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। शालिग्राम दरअसल एक बहुत पवित्र पत्थर होता है जिसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है और ये मुख्य रूप से नेपाल की ओर प्रवाहित होने वाली काली गंडकी नदी में पाया जाता है। पारंपरिक रूप से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला या फिर हम शालिग्राम पत्थर कह सकते हैं इसके रूप में पूजे जाते हैं। और इस पत्थर का निर्माण लगभग बहुत पहले प्रागैतिहासिक काल में हुआ था और इसका कीटों के जीवाश्म से इस पत्थर का निर्माण हुआ था जो मुख्यतः पहले टेथिस सागर में पाए जाते थे, जो अब सागर नहीं, अब हिमालय पर्वत जहाँ पर पहले यहाँ पर सागर हुआ करता था उस टाइम की बात है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि जब भगवान शिव जालंधर नामक असुर से युद्ध नहीं जीत पा रहे थे तो उन्होंने भगवान विष्णु की मदद मांगी थी। तो कथाओं में कहा गया है कि जब तक असुर जालंधर की पत्नी जो कि जिसका नाम वृंदा था वो अपने सतीत्व को बचाए रखती तब तक जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता। तो ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने में सफल हो गए थे। और ये देखिए बाहरी प्रांगण में जहाँ परिक्रमा की जाती है इसमें 108 बैलमुख वाले ये छोटे छोटे जलधाराएं हैं। यहाँ पर मान्यता है कि जो इस पवित्र जल में स्नान करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और यहाँ पर इतना ठंड है लेकिन फिर भी देखिए आस्था ने ठंड को हरा ही दिया। कितने बुजुर्ग देखिए कितने ठंडे पानी में स्नान कर रहे हैं। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं इनको विवाह करने की भी अनुमति नहीं है, तो ये विवाह नहीं कर सकते। और चारों तरफ से अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ हम आपको पूरे यहाँ पर के अगल बगल में सब चीज़ के दर्शन कराएंगे और मनोरम दृश्यों का हम आनंद ले सकेंगे। और एक आश्चर्यजनक अनुभव एक मुझे यहाँ पर ये हुआ कि बारिश के साथ बर्फ़, बारिश के बाद बर्फ़ तो पड़ते हुए हमने बहुत बार देखी, लेकिन यहाँ पर देखिए सनसेट होने वाला है और हल्की हल्की धूप बची हुई है और उस धूप के साथ बर्फ़ के फुहारे पड़ रहे हैं। तो मेरा ये ऐसा लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था कि धूप के साथ बर्फ़ पड़ रही है, तो मज़ा ही आ गया। और देखिए इस ठंड कुंड में बहुत ठंडा पानी है इस कुंड में। तो जो भी यात्रीगण जो भी यहाँ पर आ रहे हैं धार्मिक आस्था को लेके, तो यहाँ पर पहले स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो देखिए बहुत ठंडा पानी है और इस पानी के अंदर बहुत लोगों ने भेंट भी चढ़ाई है जिसमें बहुत सारे सिक्के हैं इसके अंदर। तो जो ये मेन मंदिर है, मेन मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी करने की तो इजाज़त नहीं थी। तो जब हमने दर्शन किए तो हमने देखा कि बीच में एक भगवान विष्णु की बड़ी मूर्ति थी जो थोड़ा ऊंची थी और ये पूरी सोने से बनी हुई थी। और उनके अगल बगल में देवी लक्ष्मी और देवी पृथ्वी की 2 मूर्तियाँ थी जो भगवान विष्णु के दाएँ और बाएँ खड़ी हैं। तो इस तरीके से मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हमने सोचा कि हम यहाँ आए हुए हैं तो क्यों ना यहाँ पर के और अच्छे अच्छे नज़ारे कैप्चर किए जाएं और हर तरीके से हम आपको मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। देखिए और अलग अलग नज़ारों के लिए अब हम चलते हैं थोड़ा मंदिर से ऊपर की तरफ को। यहाँ पर शाम की आरती भी होती है, अभी 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब यहाँ पर शाम की आरती होती है। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर के नज़ारों के लिए। ये देखिए अब हमारे थोड़ा सा टेम्पल से अंदर ऊपर की तरफ को ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नीचे टेम्पल है। और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ है, इन्हीं का स्तूप जो भी क्लोज लग रहा है। ये देखिए और
और इसके पीछे बैक साइड में मुस्तांग वैली, जिस पे ट्रैकिंग के रास्ते बनाए गए हैं अलग अलग। और ये देखिए, इन पतंगों को देखते हुए और इन फ्लैगों को देखकर फर्स्ट बार जब इनको देखा तो ऐसा लगा कहीं ये कैलाश मानसरोवर में तो नहीं आ चुके हैं हम। लेकिन उसके बाद फिर हमने नीचे की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि हम तो अभी मुस्तांग ज़िले में हैं, मुक्तिनाथ मंदिर पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सनसेट होने का भी वक्त हो गया है। देखिए कितना सुंदर सनसेट हो रहा है, और जो सनसेट होते समय बादलों से छिपते हुए जो धूप आ रही है इन पहाड़ों पे पड़ रही है, और देखिए ऑरेंज कलर की एक अलग ही लेयर बन रही है। तो बहुत ही सुंदर दिखने का नज़ारा है ये। और जस्ट उसके बगल में देखिए उस पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है। तो सारे मौसम, सारे नज़ारे एक साथ देख के मन बिल्कुल गार्डन हो गया है। और उसके बाद घूमते हुए हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर देखिए बुद्धा स्टैचू बना हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और उसके बाद इसमें यहाँ पर नज़ारे तो और खूबसूरत हैं। यहाँ पर से देखिए काफ़ी साफ़ सफाई बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर से चाइना बॉर्डर भी काफ़ी नज़दीक है। यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर की डिस्टेंस है चाइना बॉर्डर की। और सामने पहाड़ी दिख रही है, देखिए उस पहाड़ी के पार चाइना ही है। और नज़ारा यहाँ पर सनसेट का तो बेहद खूबसूरत, बादलों के बीच से सूरज झांकता हुआ। सूर्यदेव भी जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमसे भी बोल रहे हैं अब आप दर्शन हो गए हैं आपके, अब आप भी निकलिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। तो यहाँ पर कभी भी बर्फ़ भी गिर सकती है, कभी भी बारिश भी हो सकती है। इसका कुछ भी नहीं कह सकते हम कब कहाँ पर क्या हो जाए। और देखिए नीचे यहाँ पर हेलीपैड भी बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं वापस जोमसोम की तरफ को, जो यहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है हमारा, जहाँ पर हमारा होटल है। तो आज का स्टे हमारा वहीं पे है। तो ये देखिए उन्हीं रास्तों से होते हुए, सीढ़ियों से उतरते हुए हम पहुँच गए अपनी पार्किंग स्थल पे। तो आशा करते हैं कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपने नए अगले ब्लॉग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में।